नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ खास बात। खास बात में आज आपकी मुलाकात कराएंगे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी साहब से। जफर याब जिलानी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो खास बात में। सर, आपसे मसले पर बात करना शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक वकील और आप हर तरीके से सक्रिय रहते हैं, उससे जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस समय सरकारें हैं, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उसको लेकर इस जो सरकारें आई उनके पहले माहौल बनाया जा रहा था, मुस्लिमों को डराया जा रहा था, वो कहा जा रहा था इस सरकार आएगी तो बहुत ही मुस्लिमों के साथ बर्बरता बरतेगी, तमाम चीज़ें कही जा रही थी। सर, क्या वो डर बेफिजूल था अगर आज के दौर में देखे जाए तो? ऐसा कोई डर मुसलमानों को नहीं है कि कोई सरकार आ जाएगी तो वो उनको ख़त्म कर देगी। ये तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है और ये सरकार कोई पहली मरतबा नहीं आ रही। बीजेपी की सरकार इससे पहले यहाँ रह चुकी है, 2 मरतबा रह चुकी है। राजनाथ सिंह भी रह चुके हैं, कल्याण सिंह भी रह चुके हैं। लेकिन मोदी के नाम को लेकर काफ़ी मोदी साहब बिल्कुल, उनके बारे में जो शकूक व शुबहात थे वो कोई ख़त्म नहीं हुए। ये अलग बात है कि वो ख़ुद कम बोलते हैं और जो बोलते हैं वो लिहाज रखते हैं इस बात का कि वो एक देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जो कुछ करते हैं या जो उनके लोग कर रहे हैं उस पर उनका जो रिस्पांस होता है उसको देखते हुए मुसलमानों की राय जो पहले थी वही आज भी है। नहीं, वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, जितनी योजनाएं आ रही हैं सबको मिल रही हैं उन योजनाओं। ग्राउंड पे हमें बता दीजिए कहाँ मिला है। हम तो सवाल पूछते हैं, आप ही बता दीजिए। जितनी योजनाओं में माइनॉरिटीज़ को और मुसलमानों को कुछ पहले मिलता था वो भी रुका हुआ है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो मुसलमान इससे नावाकिफ़ नहीं है। खाली मीडिया के प्रोपेगेंडे से नहीं वो मुतासिर होते हैं सबका साथ सबका विकास। हमारा न साथ है न हमारा विकास है, लेकिन है। उसके बाद भी हम इस मुल्क में रह रहे हैं और रहेंगे, इसलिए कि ये देश हमारा है और जमहूरियत में जो भी जीत जाए हमारा दोस्त हो या दुश्मन हो। सर, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उससे कौन सरकार सा कदम उठाया जा रहा है? मुझे कोई एक नाम बताइए कि ये कदम, उनके बयान पर मत जाइए। प्रधानमंत्री का बयान या मुख्यमंत्री का बयान, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो ग्राउंड लेवल पे होता है वो कोई ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर क्या है और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कोई एक हमें बता दीजिए आप। 3.5 साल में उन्होंने शुरू किया हो माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो जितने मदरसे हैं वो सब डिजिटलाइज्ड हो जाएं, सब कंप्यूटराइज्ड हो जाएं। मतलब उसकी मजहबी तालीम ख़त्म हो जाए, जो उनका मकसद था। तो आप डिजिटलाइज नहीं चाहते कि वो लोग आधुनिक तकनीक पढ़े? तकनीक नहीं, हमारा मकसद उसमें मजहबी तालीम देना। हाँ, मजहबी तालीम डिजिटल उसमें आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मदरसे कायम करने का मकसद ये है कि उन लोगों को मज़हब से वाकिफ़ कराना। आप उसको ख़त्म कर दें तो ये हमारा तो वो आप डिस्ट्रक्शन वाला की कंस्ट्रक्शन हुआ। तो हम लोग इतने न तो नासमझ हैं कि इन बातों को समझते नहीं। वो डिजिटल के नाम पर हमारे कोर्स को तब्दील करना चाहते हैं, जो नहीं हम होने देंगे। संविधान ने हमको हक़ दिया है कि हम मजहबी तालीम दे सकते हैं अपने इदारों में, वो देंगे। सर, अगर बात मजहबी तालीम की जा रही है, हर चीज़ की जा रही है, लेकिन ट्रिपल तलाक के बारे में अगर बात करें तो ट्रिपल तलाक उस कानून पर तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, अब कोई मौजू बहस का नहीं रह गया है। तो अब हम उस पर क्या लेकिन वो सत्र में लाना चाहते, बिल लाना चाहती सरकार, उस पर आपका क्या टेक जब वो रहेगा? लाएंगे तब हम उस पर कमेंट करेंगे। ये बहुत से मौजू उठाते हैं इलेक्शन में फ़ायदे के लिए। मैं समझता हूँ ये इशू भी गुजरात के इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए उठाया है, वरना अदरवाइज़ क्या दिक्कत थी उनको? अगर कोई बिल बनाया है तो उसको, उसके कंटेंट्स कोई मिनिस्टर जाहिर कर देता। आज तक किसी मिनिस्टर का बयान तो इस पर आया नहीं। क्या बनेगा? इस पर जो तमाम चर्चा हुई और उसमें कई मैं जो मुस्लिम महिला संगठन है काफी आगे आए। क्या हैसियत है जी, उनकी? क्या हैसियत? यही तो सवाल उठ रहा है साहब, कह रहे हैं उनको हैसियत बताई कानून जाती बनाने है। में हैसियत सिर्फ 3 आदमियों की है, या प्राइम मिनिस्टर की, या लॉ मिनिस्टर की, या पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की। उन तीनों में से किसी का कोई बयान ऐसा आया हो कि हम क्या बिल बनाने जा रहे हैं तो आप हमें बताइए। नहीं, हमको तो लगता है कि अगर 3 पर हम सिर्फ कमेंट करेंगे, जी, हम बाकी लोगों की राय पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि ये शोषा छोड़ा गया है गुजरात इलेक्शन के लिए। अच्छा, अब ये पूरा राजनीतिक आपको मुद्दा लगता है कि चाहे जिस तरीके के राम मंदिर और मस्जिद का मुद्दा चुनाव के समय उठता है, उसी तरीके से ट्रिपल तलाक नया शगुफा है? बिल्कुल, ये जो उनको लेजिस्लेशन को करना है, क्योंकि जिस वक्त जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, मैंने खुद सुना है टीवी पर रविशंकर प्रसाद का बयान कि हम कोई कानून बनाने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वो उनका बयान उस वक्त, हो सकता है आज कोई सोच बदले, फिर रविशंकर प्रसाद ही के कहेंगे तभी तो हम मानेंगे कि हाँ वो कोई
अब कानून बनाने की सोच रहे हैं और क्या कानून बना रहे हैं, तब उसके बाद कमेंट किया जाएगा। अभी क्या कमेंट। सर अच्छा, इससे इतर अगर बात करें, राजनीतिक उद्देश्य से अलग बात करें, क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं, आप न्याय के लिए भी लड़ते हैं, क्या ये न्याय संगत है जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा है? अगर इस पर अलग से आपसे जानकारी चाहें। क्या ये बहुत लंबा मौजू, आपके पास इतना टाइम नहीं, आधे घंटे में नहीं हो पाएगा ये, तो आपको कुल टोटल टाइम आधा घंटा है। कम शब्दों में बता दें पूरी। इसको लोग डिस्टॉर्ट करते हैं। ये शरीयत जब 1450 साल से वो तमाम चीज़ों को कंसिडर करके, हमारा अकीदा ये है, हम आप पर नहीं थोपते, कि ये अल्लाह की बनाई हुई कानून साजी है। और हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह ने जो कानून बनाए हैं उनमें कोई गलती नहीं हो सकती। बाज़ हालात में ये रूटीन प्रैक्टिस नहीं अलाउड है, शरीयत में इसको मोस्ट कंडेम्ड शेप बताया गया है। लेकिन 3 औकात की मिसालें तो कोटेड हैं हिस्ट्री में, जब प्रॉफिट के सामने ऐसा मामला आया उन्होंने इसको बहुत ही कंडेम किया, लेकिन उसको मान लिया। ये नहीं मिलता है कि उसको उन्होंने कहा नहीं तलाक नहीं हुई। तो जो चीज़ प्रॉफिट ने की है, हमारा अकीदा ये है कि वो साइंटिफिक भी है, रीज़नेबल भी है, और उसको पूरी तफसील में बहस हम कर सकते हैं कि जो चीज़ भी प्रॉफिट से ओरिजिन में हम पाते हैं वो कैसे साइंटिफिक है। लेकिन अब उसके लिए अलग से आपको टाइम कभी रखेंगे। बिल्कुल, इससे जुड़ा एक सवाल और पूछेंगे आपसे। देखिए, कई इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें एक साथ 3 तलाक को गैर वाजिब माना गया। देखिए एक बात, नहीं हम छोड़िए, आप इस्लामिक कंट्रीज़ की बात सुन लें। देखिए इस्लामिक कंट्रीज़ नाम से इस्लामिक ज़रूर है, लेकिन शरीयत जहाँ पर कानून हो, लॉ ऑफ द लैंड, ऐसी सिर्फ एक मुल्क है दुनिया में, सऊदी अरब, जो कहता है कुरान लॉ ऑफ द लैंड है। और वहाँ पर अभी तक कोई ऐसा कोडिफिकेशन तो है ही नहीं, वहाँ पे शरीयत से हट के कुछ नहीं है। वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ज़रूर हैं। तो चूँकि इस्लामिक स्टेट है, रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी हो सकते हैं, अगर इस्लामिक स्टेट ये नहीं है। यहाँ रिस्ट्रिक्शन जो बनाए जाएंगे वो मैन मेड होंगे, और वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो उलमा के ज़रिए से ड्राइव्ड है। इसके अलावा मतलब मिस्र है, अब मिस्र में कितनी हुकूमतें रही हैं और किन किन लोगों की रही हैं, उन्होंने कितनी शरीयत में तब्दीली करने की कोशिश की, पूरी तारीख़ है। टर्की है, वहाँ तो एक ज़माने में अज़ान पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, टर्की में बुरक़े पर पाबंदी थी। तो हम उनको इस्लामिक कंट्रीज़ उस सेंस में नहीं मानते हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ ज़रूर है कि जहाँ का दिया हुआ कानून, ये बनाया हुआ कानून हम कहीं इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग बादशाहों ने बनाए हैं, वहाँ पर कोई बादशाह है, किसी मुल्क में जमहूरियत है तो उनके अपने तरीक़े हैं बनाने के। तो लिहाजा हिंदुस्तान में आप उसको नहीं कह सकते कि ये आइडियल है, आप उसे मान लो। हम तो कुरान को ही आइडियल मानते हैं, और कुरान के बाद हदीस को, जो रसूल ने इंटरप्रेट किया है कुरान, उनसे बड़ी दुनिया में कोई अभी तक हमारे अक़ीदे के मुताबिक इंसान नहीं पैदा हुआ कि जो कुरान को समझ सके और बता सके कि इसका ये मीनिंग है। उन्होंने जो इंटरप्रेट कर दिया या जो प्रैक्टिस कर दी, हमारे लिहाज से लास्ट वर्ड है। सर जिलानी साहब, आप एक अधिवक्ता भी, एक एडवोकेट हैं, और आप कानून की लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं, और बाबरी मस्जिद का जो एक्शन कमेटी बनी उसमें आप संयोजक हैं, और आप न्याय चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा, जो कोर्ट ने आपने चैलेंज किया है, अगर वो लेता है आप मानने को भी तैयार है। सर सवाल फिर यहीं आकर अटक जाता है, जिलानी साहब जब कानून की भी पैरोकारी करते हैं, कानून की तरफदारी करते हैं, तो एक समान हक की बात क्यों नहीं करते हैं? जब एक हिंदू महिला, आप सिर्फ इसी जजमेंट को पढ़ लें जो सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस ने दिया। इसमें 3 जजेस की राय ये है कि पर्सनल लॉज जो हैं वो हर मज़हब के, उनको प्रोटेक्शन हासिल है हमारे संविधान में, और उनमें अपनी लॉजिक नहीं लगाई जाएगी, जजेस की लॉजिक नहीं लगाई जाएगी। आप क्या चीज़ रिजनेबल समझते हैं, आप क्या चीज़ इक्वल समझते हैं, पर्सनल लॉ पे आप नहीं थोपेंगे। ये मेरी राय नहीं, ये मेरी राय नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की राय है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही इस मुल्क में संविधान को इंटरप्रेट करने वाली लास्ट अथॉरिटी हैं। तो इक्वलिटी क्या है, वो है जो सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है। बिल्कुल, महिलाओं को के हक की लड़ाई जो लड़ी जा रही है, ट्रिपल तलाक के ऊपर जो सत्र में बिल लाने की बात कही जा रही है, उस पर जफर याब जिलानी ने साफ कह दिया है कि शरीयत के हिसाब के मुताबिक जो ऑर्डर आया है और जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं वो वैसे ही चलती रहेंगी। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इनसे ज़रूर जानेंगे कि आगे की लड़ाई किस तरीके से है, क्योंकि ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी हैं। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन लौटते हैं।
स्वागत है एक बार फिर आपका। और हमारे साथ हैं आज जफर याब जिलानी साहब। जफर याब साहब, जिस तरीके से अगर बात की जाए इस समय अयोध्या मसला सर्वोच्च न्यायालय के सामने है, उन्होंने एक बात कही, समझौता बाहर भी हो सकता है, उन्होंने सुझाव दिया। इस पर आप लोगों ने देखिए, क्या ये उनका सुझाव सुब्रमण्यम स्वामी से था, जब उन्होंने ये जाहिर किया कि जैसे वो इसमें मेन कंटेस्टिंग पार्टी हैं 21 मार्च को। जब उनको पता चला कि सुब्रमण्यम स्वामी मेन कंटेस्टिंग पार्टी नहीं है 31 मार्च को, तो उनका उनसे जवाब था कि आपने हमको बताया नहीं। उसके बाद 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सब वकीलों के सामने ऐसी कोई बात नहीं कही। तो एक तारीख के एक कर्सरी ऑब्जर्वेशन जो उनका था, बगैर ये जाने हुए कौन पार्टीज़ हैं कौन नहीं है, उसको इतनी अहमियत देना मुनासिब नहीं है। 5 तारीख को घंटा भर से ज़्यादा 11 अगस्त को हुई, उसमें एक लफ्ज़ उन्होंने नहीं कहा कि आप इसको जाके समझौता कर लीजिए। सर, एक आप लोग तो सब प्रबुद्ध वर्ग से आते हैं, क्या ऐसा कोई समाज में इस तरीके की आप लोग मिसाल नहीं कायम कर सकते कि जबकि सर्वोच्च न्यायालय मीडिया कह रहा वाले है कि ही आप ये सवाल समझौता कर है? सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तभी आपसे सवाल पूछ रहे हैं सर कि आप लोग क्यों नहीं आगे पहल करते और इस मामले को हल आप करते सुनिए हैं? ना कि ये मुसलमानों की अगर नुमाइंदगी कोई शख्स कर रहा है, तो उसको ये देखना होगा कि मुसलमानों के साथ कोई जाति ना हो। और ये सरासर जुल्म है कि मस्जिद में मूर्तियाँ रखी जाएं और हम खामोश रहें। एक मस्जिद में रखी जाएं, खामोश रहेंगे तो हर मस्जिद में रख दी जाएंगी। इस पर आप लोग क्यों नहीं सोचते? ये आपको मालूम नहीं इसके बारे में? सर अच्छा, ये कौन से कानून है, कौन सा इंसाफ है कि मस्जिद में रात में अंधेरे में मूर्तियाँ रखी जाएं और हम उसके बाद खामोश हो जाएं कि मस्जिद छोड़ दी हमने? सर, इस पर एक नया पहलू आया। वसीम रिजवी साहब आए और उन्होंने कहा कि वो भी पक्षकार थे। तमाम चीज़ें हुई, आपने भी अपनी तरफ से बात रखी कि वो पक्षकार नहीं थे। तमाम चीज़ें हुई। ये पूरी लड़ाई है क्या आखिर? आपके जुबानी बताएं। उनका क्लेम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अगर कोई है तो कानून के ही हिसाब से होगा। मीडिया नहीं किसी को पार्टी बनवा सकता है, ना मीडिया किसी को हक दिलवा सकता है। हाई कोर्ट में जिस दावे में वो पक्षकार बनाए गए थे 1989 में, उसमें 2010 तक उन्होंने ना कोई बयान तहरीर दाखिल किया, ना अपना कोई क्लेम किया, ना कोई एविडेंस दी, और उस जजमेंट हो गया, उसमें उनका कोई हक नहीं, जिक्र ही नहीं है। उसके खिलाफ उनको अपील भी नहीं की। और सन 46 में शिया वक्फ बोर्ड का दावा खारिज हो चुका था। तो 46 से लेकर 2016 तक अगर कोई आदमी कोई अपना क्लेम का असर्शन न करे, तो 70 साल के बाद एक लॉ ऑफ लिमिटेशन भी होता है। हर मुल्क में होता है, हिंदुस्तान में भी है। सर, 1944 की अगर बात करें तो 1944 44 की बात नहीं, 46 की बात जो कर शिया रहा हूँ। 46 में फैसला है सिविल जज फैजाबाद का, और 2010 में फैसला हाई कोर्ट का है। इसमें कहीं शिया वक्फ बोर्ड का कोई हक माना गया हो तो आज वो कह सकते हैं। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि 1944 तक वो शिया वक्फ के पास थी, वो शिया मस्जिद थे। आप लोग, हम तो जो रिकॉर्ड पर है वही कहेंगे। आप लोग रिकॉर्ड देखना नहीं चाहते हैं और सिर्फ उनकी सुनी हुई बातों को वो आपको सूट करती है, उसको आप नहीं, हमें आपकी बात भी सूट करती है। आप जो बोलेंगे तो वही बात, क्योंकि वो जनता दो अलग तरीके की बातें होती है। वो जनता कहीं ना कहीं भड़कावे में। अदालतों के फैसले एक ही तरह होते हैं। नहीं, वो तो ये भी आप पढ़ने क्या बता रहे हैं? वो आप अच्छा कौन वकील है? वो कौन वकील, उसका नाम को बताया आज तक? 2 महीने से रट लगाए हैं। आपने कभी उनसे पूछा वकील कौन था भाई? पूछा, क्या नाम उसका? नाम बताइए। हमें हमारी तरफ से गलत वकील खड़ा किया जाता है, तो उन्होंने ये बात तो आगे नहीं रखी। लाइए उनकी बात तो सुन रहे हैं फिर कि वो ना वकील का नाम बता रहे हैं, क्योंकि जिस वकील का नाम बताएंगे वो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। आप लोग उनकी इस बात को अहमियत इतनी दे रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, आपके बारे में नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल मीडिया के लोगों की खुद ये ख्वाहिश है कि मुसलमान इस पर से क्लेम को अपना सरेंडर कर दें, इसलिए उनकी बात की अहमियत दे रहे हैं जो आदमी छोड़े हुए अपने क्लेम को। ये मिजाज इसी वजह से मैंने आमतौर से डिबेट्स में नहीं अब जाता हूँ कि मीडिया पार्टी बन गया खुद इसमें। अच्छा, अब ये परसेप्शन हो सकता है सर। क्या मतलब आप सुन रहे हैं इतनी बात? मैं तो डिबेट में शिरकत नहीं करता हूँ, इसीलिए कि या तो आप मुझसे बुलाए, ना बुलाए तो मेरी बात सुने। तो जब नहीं सुनते इसलिए मैंने जाना छोड़ दिया। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी और यही वजह है कि हम आपसे आज बात करें कि ताकि आपकी बात पहुंचे, क्योंकि तमाम बातें हो रही हैं इस चीज को लेके। हालांकि फैसला सर्वोच्च न्यायालय को करना है। नहीं, देखिए जो बातें मैंने कही हैं आप इन पर वसीम रिजवी से पूछें भाई। आप जैसे मुझसे पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछे, बताइए वकील का नाम क्या था भाई आपके? आप इसी हवा में बात कर रहे हैं और मीडिया उसको सुन रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है। भाई उस वकील का नाम पूछिए, आपने उसको एंगेज किया था, किसने उसको एंगेज किया था? कोई वकील के पास खड़ा ही नहीं हुआ है।
सर एक चीज और आरोप लगाए गए, आरोप ये लगाया गया कि समझौता हो सकता था इस मसले को सुनने के लिए और सुलझाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड ये चाहता नहीं है हो, क्योंकि समझौता वो चाहता नहीं और वो चाहता है फसाद हो, और वो खास तौर से उनका कोई निजी हित है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये नहायत ही एब्सर्ड बात है। सुन्नी वक्फ बोर्ड एक बॉडी है, कोई इंडिविजुअल का नाम नहीं है। ये 1949 से झगड़ा शुरू हुआ है। इस बीच में दर्जनों मरतबा सुन्नी वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ होगा। जी सर। कभी कोई उसका चेयरमैन होता है, कभी कोई चेयरमैन होता है, कभी तो कोई कंटिन्यू बॉडी है ही नहीं। वो एक आदमी नहीं हमेशा रहता है, तो कैसे उसको कोई परसेंटेज हो जाएगा? 1950 में जो चेयरमैन थे वो कितने दिन चले होंगे? तो ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बोर्ड जो है वो कोई एक बॉडी का नाम नहीं है कि एक इंडिविजुअल का नाम हो। क्या ये पूरा मामला अगर बात की जाए, जो और पैरों जो पक्षकार है उनकी बात इतर करते हुए इस समय जो शिया वक्फ बोर्ड अपने दावे पेश कर रहा है उसकी तरह आप जो पूछूं अगर मैं, क्या ये मामला मिल्कियत का बनता है? क्या मिल्कियत को लेकर ये पूरी लड़ाई अब हो रही है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि मामला मिल्कियत का है। 1994 का 5 जजेस का जजमेंट इस पर है, वो लास्ट वर्ड है। सर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुझाव की बात कही, अब इस पर आपकी सुझाव पर तो मैं आपको बता चुका हूँ। सुझाव के लिए कोई बात कही नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी से एक बात कही थी, बाद में उसी को खुद सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया और फिर 11 अगस्त को कोई बात नहीं कही। अच्छा एक बात करते हैं। आपने कहा जिस तरीके से ये चीज़ सुझाव नहीं हो सकता, विश्व हिंदू परिषद अपनी बात कह रहा है, तमाम लोग अपनी बात कर रहे हैं, क्या ऐसी कोई टेबल नहीं हो सकती थी? और कौन वो लोग हो सकते थे जिनके साथ बात करके ये मसला सच में गंभीर 2 मरतबा ऐसी टेबल्स पर बैठकर बात हुई प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, 2 मरतबा, चंद्रशेखर के ज़माने में और नरसिम्हा राव के ज़माने में। तो अब जब 2 मरतबा नहीं कामयाबी हो पाई, फिर 2 मरतबा शंकराचार्य लेवल पे बातचीत हुई, नहीं कामयाबी हो पाई। इससे पहले जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक मरतबा उन्होंने एफर्ट किया, नहीं कामयाबी हो पाई। तो क्या कितनी मरतबा एफर्ट करेंगे? और आज भी कोई एफर्ट करने वाली की बात जहाँ तक है, कोई प्रपोजल तो हो सामने। सर ये जो आपने अभी ये वाकया बताया कि 2 बार से ज़्यादा बार कई बार कोशिशें हुई, आखिर वजह आके अटकती कहाँ थी और क्या उस पर पूरे पे अगर आप रोशनी डाल पाए? मैंने कहा ना आपसे, वजह सिर्फ ये है कि विश्व हिंदू परिषद के लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि मुसलमान बाबरी मस्जिद से अपना क्लेम उठा लें और वो उनके हवाले कर दें। मुसलमानों का कहना ये है कि अव्वल तो मस्जिद पर कोई मिल्कियत नहीं होती है मुसलमानों की, वो अल्लाह की मिल्कियत है। दूसरे ये कि वो कहीं साबित नहीं होता है कि यहाँ पर रामचंद्र जी के जन्म होने के बाद 1947 से पहले या 41 से पहले कभी कही गई। 1941 तक हिंदुओं के खुद मुताबिक वो मस्जिद थी, जन्म स्थान पर उनका क्लेम था, जो बाहर चबूतरा था। और तीसरी बात इस वक्त तो ये है कि वक्फ एक्ट में हमेशा इस पर पाबंदी रही है कि मस्जिद कोई किसी को नहीं दे सकता है, ना वो बेची जा सकती है, ना वो छोड़ी जा सकती है, ना गिफ्ट किया सकती है, ना एक्सचेंज किया सकती है। बिल्कुल सर, इस पर और भी आगे भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं और फिर इन बातों पर जफर याब जिलानी के साथ चर्चा जारी रहेगी। वक्त है एक ब्रेक का। स्वागत है एक बार फिर आपका, और हमारे साथ हैं आज जफर याब जिलानी साहब। जिलानी साहब, जिस तरीके से आपने बताया तमाम चीज़ें कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा आप मानेंगे, हाई कोर्ट में भी एक फैसला आया था 2010 में, उसमें क्या ऐसा हो गया कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा? 2 बुनियादों पर ख़ास तौर से हम लोगों को ये ज़रूरत महसूस हुई कि गलत है। पहली बात तो हाई कोर्ट ने आस्था को बुनियाद बना के एक फ़ैसला दिया अपना। हमारे मुल्क के कानून में एविडेंस एक्ट है, तो कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो एविडेंस की बुनियाद पे होगा। अभी तक हमारे इल्म में ऐसा कोई केस नहीं है कि आस्था को एविडेंस माना गया। क्योंकि आस्था ऐसी चीज़ है कि आपकी आस्था कुछ होगी, मेरी आस्था कुछ होगी, किसी की आस्था कुछ होगी, उसका कोई एंड नहीं है। तो आस्था को एविडेंस नहीं माना सकता। कोर्ट ने फाइंडिंग दी अपनी, ये लिखा है जजमेंट में कि अगरचे ये साबित होना हिस्टोरिकली मुमकिन नहीं है कि रामचंद्र जी कहाँ पैदा हुए, फिर भी लोगों का चूँकि फेथ है कुछ दिनों से, सैकड़ों साल से या कुछ साल से, तो इसलिए हम ये जगह
तय करते हैं। उन्होंने सैकड़ों लिखा है। तो ये तो आप लोगों के हिंदुओं की जो है लीडिंग में है, लेकिन कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी है वो सैकड़ों साल एक लिखा है और एक ने डजन सफियस लिखा है। तो इसलिए हम इसको 1/3 शेयर उनको देते हैं और वो इसमें दोनों जॉइंटली पूजा करते रहे हैं, जबकि जॉइंट पूजा का कोई एविडेंस थी ही नहीं, सिवाय इसके जो ओरल एविडेंस आई है। तब ओरल एविडेंस में जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी चीज़ की मौजूद होती है तो ओरल एविडेंस पर नहीं मानी जाती। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सब ये थी कि मस्जिद है। तो इस एविडेंस को इस तरीके से पढ़े जाने के ख़िलाफ़ एक तो हमारा कहना है। दूसरा हमारा ये कहना है कि ये आस्था अगर है, आप देखेंगे तो मुसलमानों की आस्था भी बराबर है, उनको भी उसको भी उतना ही इख्तियार है और क़ानून में उसकी भी उतनी अहमियत है जितनी हिंदुओं की आस्था की। ऐसा नहीं है कि देश के संविधान में या क़ानून में किसी में ये कहा गया हो कि हिंदुओं की आस्था प्रिवेल करेगी, मुसलमानों की आस्था उसके नंबर 2 पे होगी। ऐसा नहीं है। सर, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट गई थी, उसको लेकर भी तमाम मतभेद हुआ। वो उसमें ये फाइंडिंग आई कि टेंपल के अवशेष थे, तमाम चीज़ें थी, और वो तो सेंट्रल वो एविडेंस है। उसकी पूरी रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन फाइल किए और ये वो रिपोर्ट डिमोलिश की और उसकी फाइंडिंग ये नहीं है कि यहाँ कोई नीचे मंदिर था। उसकी फाइंडिंग के अल्फाज ये हैं, कोई यहाँ पर 12th सेंचुरी के ह्यूज स्ट्रक्चर के निशान मिलते हैं, जबकि हिंदुओं का केस विक्रमादित्य के ज़माने के टेम्पल का है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हिंदू केस को सपोर्ट ही नहीं करती और न यहाँ पर उसमें कोई ऐसी एविडेंस मिली है कि जो कहीं पर शो करे कि कोई टेम्पल डिमोलिश होकर ये स्ट्रक्चर बना है। तो अगर कोई पॉजिटिव फाइंडिंग हो तब तो आप कहें उसके बारे में। एक जनरल इन्फरेंस उन्होंने दिया है और वो बहुत ज़्यादा शेकी है। मसलन उसमें जो बात कही गई टेम्पल्स के पिलर बेसिस की, तो हमने दिखाया है अपने उसमें कि भाई पिलर बेसिस जो होंगे तो एक तरह के होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। सर, बाबरी मस्जिद पे और तमाम ये अयोध्या मसले पे आपसे बात की, लेकिन सर जिस तरीके से इन सब चीज़ों ने देश में एक तरीके की कड़वाहट पैदा कर दी, तमाम चीज़ों के मतभेद पैदा कर दी, और लेकिन जो अल्पसंख्यक के जो युवा हैं आज के दौर में, जो हम लोग देखते हैं, तो वो रोल मॉडल तलाश रहे हैं, उनको कोई रोल मॉडल नहीं मिल रहा। आप किस तरीके से, आपको लगता है कि उनको नया रोल मॉडल क्या होना चाहिए और उनकी तरक्की का क्या रास्ता होना चाहिए? मुस्लिम युवा कि कोई अपने कम्युनिटी के लोगों पर आस्था नहीं है, रूढ़िवाद सोच से निकलना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ देखिए, मुसलमान जो है वो ये सोच ही नहीं सकता। इसलिए 1450 साल पहले जो किताब आई थी, कुरान नाजिल हुआ था, जो प्रॉफिट आए थे, अगर उस पर फेथ नहीं किसी का है तो मुसलमान अपने आप को कहते हैं। इसमें रूढ़िवाद सोच का धर्म का बदलने का कोई वो थोड़ी ना है। उसमें तो ये चीज है कि वो कुछ चीजें बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इसमें शरीयत कहाँ से आ जाती है? रूढ़िवाद का ये जितने भी ये नॉमेनक्लेचर्स है, फंडामेंटलिज्म और वो ऐसी चीज़ें जो हैं ये शो करती हैं कि पुरानी चीज़ें जो है बेकार, जबकि इस्लाम जो है नहीं कहा जाता। जो आप अभी साहब नस्ल हिंदू मज़हब है, नहीं, बहुत सी उसमें चीजें बदलती आप रहती हैं, अक्सर बेहतर कहते हैं नहीं, तरीके से। यही देखिए ना फ़र्क है, दोनों जो में फ़र्क है, इसीलिए सोच में फ़र्क है और आप इसको महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। यही मुल्क का बदकिस्मती है कि भाई कितने बड़े तबके को लोग महसूस ही नहीं कर पाते, क्यों वो उनसे जुड़े हुए हैं। ये हमारा फेथ है और फेथ आपका भी होता है, आप भी उससे नहीं निकल पाते हैं। आखिर फेथ गॉड्स एंड गॉडेसेस पे 90% से ज़्यादा हिंदुओं का फेथ है, वो उस तरह करते हैं पूजा अपने। उनसे अगर पूछिए, बहस करिए तो वो उसको अलग कुछ हो जाते हैं, लेकिन पूजा तब भी करते हैं। तो हमारा फेथ है हमारे लिहाज से कि भाई 1450 साल पहले जो कुरान नाजिल हुआ, जो हमारे रसूल आए, आखिरी रसूल आए, उन्होंने जो कुछ कहा है उससे ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। हाँ, वो बहुत सी बातें ऐसी हैं, मसलन आप कहें कि आप हवाई जहाज़ उस वक्त नहीं था, बिल्कुल कहीं बना नहीं है हमारे यहाँ कि आप साइंस, हर जगह लिखा है कुरान में ला यतफक्करून, यानी फ़िक्र करो, और तमाम चीज़ें जो नेचर की हैं उनके रेफरेंसेस हैं कि इन सब चीज़ों पर आदमी जो है सोचे और उससे साइंस के डेवलपमेंट हो रहे हैं, कहीं वो टकराते नहीं हैं। तो सोच साइंटिफिक अलग चीज़ है और उसका कोई टकराव रिलीजन से नहीं है। तो जितनी चीज़ें डेवलपमेंट की हैं वो सब युवा हमारे जो हैं वो चाहते हैं, बिल्कुल सही चाहते हैं, उसका कहीं टकराव नहीं है, लेकिन जो बुनियादी फ़िक्र है उसमें कोई तब्दीली नहीं। सर, अगर आज के दौर की बात करें, आज के भारत की बात करें, तो अल्पसंख्यकों के लिए तरक्की का मॉडल क्या हो सकता है? कौन नुमाइंदगी करेगा, किस तरीके की चीज़ें होंगी, ये आपसे जानना चाहेंगे। पॉलिटिकल वे में न देखें तो अल्पसंख्यकों के लिए अभी जो पिछला 5 साल का दौर गुजरा है, ये किसी हद तक
उनके तवक्कुआत के मुताबिक था, क्योंकि उनको हर मैदान में तरक्की करने की मौक़े गवर्नमेंट फ़राहम कर रही थी। जहाँ जहाँ दिक्कतें आती थी कोई ना कोई रास्ता तलाश करते थे। अब जहाँ पर उसको लोगों ने कह दिया कि अपीसमेंट, अब अगर जाहिर है कि आप उनको कई दिक्कतें आ रही हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में परमिसिबल है, हम कोई चीज़ ऐसी नहीं कहते हैं कि जो असंवैधानिक हो। संविधान में सुप्रीम हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ, एक स्कीम गवर्नमेंट लाई थी, ये समाजवादी पेंशन योजना, उसमें 25% एलोकेशन कर दिया था उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए। हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ। हाई कोर्ट ने कहा कि ये इक्वलिटी का नाम ये नहीं है कि हर चीज़ में हर एक को बराबरी से देखा जाए। अगर ये एलोकेशन है तो ये उनके बेनिफिट के लिए है, आबादी के लिहाज से है। हाँ, क्राइटेरिया कुछ और होता तो बात दूसरी थी, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता। क्राइटेरिया सेम है। इस क्राइटेरिया पर आएंगे तो इतने % अक़लियतों के लोग अगर आएंगे तो उनको दिया जाएगा, जगह खाली रहेगी तो दूसरा चला जाएगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफर याब जिलानी साहब। अगली बार आपकी मुलाकात कराएंगे एक और नई शख्सियत से। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टुडे।